एवरीवन, सर्व एजुकेशन से मैं रंजना गुप्ता। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सीरीज़ में कॉन्ट्रैक्ट का जो फर्स्ट स्टेप है यानी कि ऑफर, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रैक्ट का सेकंड स्टेप यानी कि एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस क्या होती है? जब ऑफरी मतलब कि वो पर्सन जिसे ऑफर दिया गया है, वो ऑफरर कौन होता है? वो पर्सन जो ऑफर दे रहा है। जब ऑफरर को बोल देता है कि हाँ मुझे तेरा ऑफर कबूल है, तो उसे हम बोलेंगे उसकी एक्सेप्टेंस। बेसिकली एक्सेप्टेंस क्या है? ऑफरी का असेंट है, उसकी सहमति है ऑफर के प्रति जो वो ऑफरर को बोल रहा है। तो एक्सेप्टेंस जो है वो हमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2B में डिफाइन की हुई है। क्या लिखा हुआ है सेक्शन 2B में? when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, proposal is said to be accepted. The proposal when accepted becomes a promise. तो देखो क्या लिखा हुआ है कि जब वो पर्सन जिसे ऑफर दिया जा रहा है मतलब कि ऑफरी की बात हो रही है, वो अपना असेंट, अपनी सहमति जब उस ऑफर के प्रति सिग्निफाई कर देगा, तो उसे हम क्या कहेंगे कि वो ऑफर है जो एक्सेप्ट किया जा चुका है। जब ऑफर एक्सेप्ट कर लिया जाएगा तो वो क्या बन जाएगा? एक प्रॉमिस बन जाएगा। यानी कि दोनों जो पार्टीज हैं वो एक दूसरे के साथ प्रॉमिस में बाउंड हो जाएंगी और दोनों को अपनी अपनी ऑब्लिगेशंस फुलफिल करनी पड़ेंगी। अगर मैं आपको बोलूँगी कि मैं आपकी कार 5 लाख में खरीदना चाहती हूँ और आप बोलो कि हाँ ठीक है, मैं अपनी कार 5 लाख में तुम्हें बेच दूंगा, तो ये क्या होगी? आपकी तरफ से उस ऑफर के प्रति एक्सेप्टेंस होगी। अब इसी तरह से राम ने ऑफर दिया था अपनी गर्लफ्रेंड को कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अगर उसकी गर्लफ्रेंड बोल देती है कि हाँ मैं भी तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, तो ये भी क्या है? उसकी गर्लफ्रेंड की तरफ से एक एक्सेप्टेंस है। तो एक्सेप्टेंस हमें समझ आ गई कि एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है। अब एक्सेप्टेंस की इम्पोर्टेंस समझाने के लिए सर विलियम एंसन ने एक कोट दिया है हमें। देखो क्या लिखा हुआ है? एक्सेप्टेंस इज टू ऑफर व्हाट अ लाइटेड मैच इज टू ट्रेन ऑफ गन पाउडर। क्या बोला है कि जिस तरह से अगर आप एक बारूद से भरी ट्रेन के आगे माचिस की तीली, जलती हुई माचिस की तीली फेंक दोगे, उससे जो इफेक्ट होगा उस तरह का कुछ इफेक्ट है एक्सेप्टेंस का ऑफर के साथ। मतलब कि अगर हम बारूद से भरी हुई ट्रेन के सामने जलती हुई माचिस की तीली फेंक देंगे तो उससे क्या होगा? एक्सप्लोजन होगा, धमाका होगा, और उस एक्सप्लोजन का जो इफेक्ट है वो हम रोक नहीं सकते। उसी तरह से अगर ऑफर एक्सेप्ट कर लिया जाएगा तो उसका क्या इफेक्ट होगा वो हम रोक नहीं पाएंगे। मतलब कि एक्सेप्टेंस होने के बाद, ऑफर कबूल होने के बाद जो दोनों पार्टीज हैं, ऑफरी और ऑफरर, वो दोनों पीछे नहीं हट सकती। उन दोनों को अपनी अपनी ऑब्लिगेशन पूरी करनी ही पड़ेगी। तो इस बात से उन्होंने हमें ये बात समझाई है कि जब एक ऑफर एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो दोनों पार्टीज जो है वो पीछे नहीं हट सकती, उन्हें अपनी ऑब्लिगेशन कंप्लीट करनी ही पड़ेगी। जिस तरह से अगर आप माचिस की तीली फेंक देते हो बारूद के सामने, उसका आप इफेक्ट नहीं रोक सकते, उसी तरह से पार्टीज भी अपनी ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने से पीछे नहीं हट सकती अगर ऑफर एक्सेप्ट कर लिया जाए तो। इतनी बात हमें बिल्कुल समझ आ गई। अब देखो एक्सेप्टेंस हमें समझ आ गई कि एक्सेप्टेंस है क्या। अब हमें डिस्कस करने हैं लीगल रूल्स रिगार्डिंग अ वैलिड एक्सेप्टेंस। जिस तरह से ऑफर बहुत तरह के होते हैं, लेकिन एक वैलिड ऑफर वही होगा जिसमें कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, उसी तरह से एक्सेप्टेंस को एक वैलिड एक्सेप्टेंस बनाने के लिए भी कुछ लीगल रूल्स दिए गए। अगर ये सारे रूल्स एक्सेप्टेंस में प्रेजेंट होंगे तभी एक एक्सेप्टेंस वैलिड एक्सेप्टेंस होगी, यानी कि दोनों पार्टीज एक दूसरे से बाउंड होंगी। अदरवाइज दोनों पार्टीज एक दूसरे के साथ बाउंड नहीं होगी। मतलब कि जो पार्टीज हैं वो एक दूसरे को इन्फोर्स नहीं कर सकती, एक दूसरे के ऊपर केस नहीं कर सकती अपनी अपनी ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करने के लिए। तो देखो वन बाय वन सारे रूल्स हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला रूल है कि एक्सेप्टेंस जो है सिर्फ वही पर्सन दे सकता है जिस पर्सन को ऑफर दिया गया हो। एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन ओनली बाय द पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड। जिस पर्सन को ऑफर दिया गया है सिर्फ वही पर्सन उस ऑफर के बदले अपना असेंट, अपनी सहमति दे सकता है, उसकी जगह और कोई भी पर्सन ये नहीं दे सकता। इसको समझने के लिए हमें यहाँ पर 2 केस लॉज दिए गए हैं।
ये दोनों केसेस हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। बोल्टन वर्सेस जॉन का केस हमने डिस्कस किया था स्पेसिफिक ऑफर में। स्पेसिफिक ऑफर में ये देखो वही केस है, चिंटू मिंटू किट्टू वाला केस। देखो ये जो केस है वो हमने डिस्कस किया था हमारे 4th लेक्चर में। इस लेक्चर का लिंक आपको आइकन में मिल जाएगा अगर आपने ये लेक्चर अभी तक नहीं देखा। तो इस केस में हुआ क्या था, 3 लोग थे, चिंटू मिंटू और किट्टू। चिंटू जो है वो मिंटू को ऑफर देता है, लेकिन वो जो ऑफर है वो किट्टू एक्सेप्ट कर लेता है। अब बाद में जब चिंटू को पता चलता है कि ये ऑफर किट्टू ने एक्सेप्ट किया था, तो चिंटू किट्टू को पैसे देने से मना कर देता है, किट्टू केस कर देता है। तब वहां पर कोर्ट बोलता है कि एक्सेप्टेंस जो है वो सिर्फ वही पर्सन दे सकता है जिस पर्सन को ऑफर किया गया हो, उसके अलावा कोई भी पर्सन ऑफर के बदले में अपनी एक्सेप्टेंस नहीं देगा। अगर देता भी है तो वो एक वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होगी और दूसरी पार्टी यानी कि ऑफरर उस एक्सेप्टेंस से बाउंड नहीं होगा। तो इस केस में ये बात कही गई थी कि वो पर्सन जिसे ऑफर दिया गया है वही सिर्फ ऑफर एक्सेप्ट करेगा। अब दूसरी और ये जो केस है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, ये केस था एक जर्नल ऑफर का। इस केस में क्या हुआ था, देखो डिटेल में ये जो केस है वो हमने 4th लेक्चर में डिस्कस किए हुए हैं, आपको आइकन में लिंक मिल जाएगा। तो इस केस में कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी एक जर्नल ऑफर देती है। तो इस केस में कोर्ट ने कहा था कि अगर आप जर्नल ऑफर दे रहे हो, स्पेसिफिक ऑफर के केस में तो सिर्फ वही पर्सन ऑफर एक्सेप्ट करेगा जिसे ऑफर दिया गया है, लेकिन अगर आप एक जर्नल ऑफर दे रहे हो तो जर्नल ऑफर के टाइम पे जो भी पर्सन उस ऑफर में मेंशन की गई कंडीशंस को अगर फुलफिल करेगा तो उसकी तरफ से उस ऑफर के प्रति एक्सेप्टेंस मान ली जाएगी। अब इन्होंने एक जर्नल ऑफर दिया था जिसमें कुछ कंडीशंस मेंशन की गई थी, तो ये जो कार्लिल है वो उन कंडीशंस को फुलफिल कर लेती है। तो इससे कोर्ट ने माना था कि कार्लिल ने कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी की तरफ से जो जर्नल ऑफर हुआ है उसे एक्सेप्ट किया है। तो फर्स्ट रूल हमारा ये हुआ एक्सेप्टेंस का कि एक्सेप्टेंस जो है वो सिर्फ वही पर्सन दे सकता है जिसे ऑफर किया गया हो। जर्नल ऑफर के केस में कोई भी पर्सन एक्सेप्टेंस दे सकता है, बस उसने वो कंडीशंस जो कि जर्नल ऑफर में लिखी हुई है वो सारी की सारी कंडीशंस फुलफिल की हो। फर्स्ट रूल हमें समझ आ गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंड रूल ऑफ एक्सेप्टेंस। क्या है कि एक्सेप्टेंस जो है वो मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड का क्या मतलब है कि जो एक्सेप्टेंस है वो बिल्कुल उसी तरह से होनी चाहिए जिस तरह से ऑफर किया गया हो। मतलब कि एक्सेप्टेंस तभी वैलिड मानी जाएगी अगर आप सिर्फ ये बोलते हो कि हाँ मुझे कबूल है। अगर आप ये भी बोल रहे हो कि हाँ मुझे कबूल है, लेकिन अगर आपने अपनी एक्सेप्टेंस में लेकिन लगा दिया तो वो एक वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। जैसे कि हमने एक एग्जांपल डिस्कस की थी कि आपकी मम्मी अगर सब्जी मंडी गई है सब्जी लेने, वो सब्जी वाले को बोल रहे हैं कि मुझे 1 किलो आलू 30 रुपये में दे दो। सब्जी वाले ने बोला कि 1 किलो आलू तो दे देंगे लेकिन 30 में नहीं देंगे, 40 में देंगे। तो यहाँ पर जो इन्होंने लेकिन लगाया है उसे हम एक वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं कहेंगे, बल्कि उसे हम कहेंगे काउंटर ऑफर। तो एक वैलिड एक्सेप्टेंस वही होती है जिसमें जो ऑफरी है वो बिल्कुल उसी तरह से ऑफर को एक्सेप्ट करे जिस तरह से उसे ऑफर दिया गया है, उसमें कुछ भी ऐड ऑन ना करे, उसमें कुछ भी किंतु चिंतु परंतु ना करे। तो देखो यहाँ पर एक केस लॉ दिया गया है हमें नील वर्सेस मेरिट का। इस केस में क्या हुआ था, जो मेरिट है वो नील को एक ऑफर देता है अपनी लैंड बेचने का 280 पाउंड्स में। नील बोलता है कि हाँ मैं तेरी लैंड तो खरीद लूंगा, लेकिन ये जो पेमेंट है $80 मैं चेक के थ्रू दे दूंगा और जो रिमेनिंग 80 पाउंड्स जो हैं वो मैं चेक थ्रू दे दूंगा, और जो रिमेनिंग 200 पाउंड्स की पेमेंट है वो मैं तुझे मंथली इंस्टॉलमेंट्स में पे करूंगा 50 पाउंड ईच की मंथली इंस्टॉलमेंट्स में मैं तुझे पे करूंगा। तो इस केस में जो नील ने ये ऑफर एक्सेप्ट किया है और उसमें ये सारी चीज़ें मेंशन की हैं कि मैं इस तरह से तुझे पेमेंट करूंगा, उसे भी हम एक वैलिड
एक्सेप्टेंस नहीं कहेंगे, क्योंकि वैलिड एक्सेप्टेंस वही होगी जिसमें कोई भी कंडीशन या फिर कोई भी पॉइंट ऐड ऑन नहीं किया जाएगा। जिस तरह से ऑफरर ने आपको ऑफर दिया है, अगर आप उस ऑफर को जस्ट हाँ बोल देते हो तो तभी वो एक वैलिड एक्सेप्टेंस है, अदरवाइज वो एक वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है। अगर आप कोई भी कंडीशन या फिर कोई भी पॉइंट उसमें ऐड ऑन करते हो तो वो एक वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है। तो इस केस में उसने अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग पेमेंट करने का उसे पॉइंट दिया था कि मैं इस तरह से पेमेंट करूंगा, तो ये भी एक वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। हाँ, लेकिन अगर ये पॉइंट्स जो हैं वो एम खुद बोलता कि तू मुझे इस तरह से पेमेंट कर दियो, मैं तुझे अपनी लैंड बेचने के लिए तैयार हूँ, तब ये एक वैलिड एक्सेप्टेंस होती। लेकिन अगर ये पॉइंट जो ऑफरी है वो अपनी तरफ से ऐड कर रहा है, तब ये एक वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होगी। तो इतनी बात हमें समझ आ गई कि जो एक्सेप्टेंस है वो एब्सोल्यूट होनी चाहिए और अनक्वालिफाइड यानी कि बिना शर्तों के होनी चाहिए। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है हमारे पास मस्ट बी कम्युनिकेटेड। जिस तरह से हमने ऑफर में भी ये पॉइंट डिस्कस किया था कि एक ऑफर वैलिड तभी होगा जब वो ऑफरी को कम्युनिकेट किया जाएगा, उसी तरह से एक्सेप्टेंस भी वैलिड तभी होगी जब वो ऑफर को कम्युनिकेट की जाएगी। मान लो कि ए जो है, मान लो कि ए जो है वो बी को एक ऑफर देता है थ्रू लेटर, मतलब कि लेटर लिख के वो एक बी को ऑफर देता है और बी डिसाइड करता है कि वो इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेगा और जो एक्सेप्टेंस है वो भी ए को लेटर थ्रू बताएगा। अब बी जो है वो लेटर में अपनी एक्सेप्टेंस लिख लेता है, लेकिन वो जो लेटर है उसे पोस्ट करना भूल जाता है। अब जब ये लेटर पोस्ट ही नहीं किया जाएगा तो ए के पास नहीं पहुंचेगा। जब तक ये लेटर ए तक नहीं पहुंचता तब तक इसे हम वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं कहेंगे। मतलब कि अगर आप ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए तैयार भी हो तब भी उसे हम वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं कहेंगे। वैलिड एक्सेप्टेंस उसे तभी माना जाएगा जब उस एक्सेप्टेंस की नॉलेज ऑफरर को होगी, मतलब कि जब आप ऑफरर को अपनी एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट कर दोगे तभी वो एक वैलिड एक्सेप्टेंस मानी जाएगी। तो थर्ड पॉइंट हमें समझ आ गया। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है मस्ट बी इन दी प्रिस्क्राइब्ड मोड। अगर ऑफरर जो है वो ऑफर देते वक्त आपको एक मोड बता देता है कि इस मोड के थ्रू ही आप मुझे एक्सेप्टेंस देना, तो आपकी एक्सेप्टेंस बिल्कुल उसी मोड थ्रू होनी चाहिए, तभी वो एक वैलिड एक्सेप्टेंस मानी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल कि चिंटू जो है वो मिंटू को एक ऑफर देता है अपनी कार बेचने का 5 लाख रुपए में और साथ में उसे बोलते हैं कि अगर तू इस ऑफर को एक्सेप्ट करेगा तो मुझे फोन करके बता देना, मतलब कि फोन करके ही बताना अगर तुझे इस ऑफर को एक्सेप्ट करना होगा। तो इसने अपना ऑफर देते वक्त एक मोड प्रिस्क्राइब कर दिया कि इस तरह से ही मुझे अपने ऑफर की एक्सेप्टेंस देना, तो मिंटू को उसी तरह से उसी मोड में अपनी एक्सेप्टेंस देनी होगी, तभी ये वैलिड मानी जाएगी। अब मान लो कि इसने बोला था कि मुझे फ़ोन के थ्रू एक्सेप्टेंस देना, लेकिन मिंटू क्या करता है, उसे फ़ोन यानी कि कॉल करके मिंटू क्या करता है, उसे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देता है कि यार मैं तेरी कार खरीदने के लिए तैयार हूँ। अब मिंटू ने क्या किया, उस मोड में प्रिस्क्राइब मोड में से एक्सेप्टेंस नहीं दी, लेकिन बल्कि किसी और तरह से उसे एक्सेप्टेंस दे दी। अब ये जो व्हाट्सएप की एक्सेप्टेंस है उसे तभी वैलिड माना जाएगा अगर चिंटू इस एक्सेप्टेंस के ऊपर ऑब्जेक्शन ना उठाए। मतलब कि अगर मिंटू जो है वो व्हाट्सएप के थ्रू अपनी एक्सेप्टेंस दे रहा है और चिंटू से बोलता है कि मैंने तुझे बोला था कि मुझे फ़ोन करके ही बताइयो, कॉल करके ही बताइयो, अगर ये बात उसे बोल देता है तब वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। लेकिन अगर मिंटू जो है वो व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहा है और चिंटू कुछ भी नहीं बोल रहा कि व्हाट्सएप पे नहीं मुझे कॉल करके बताना था, ये कोई भी बात नहीं बोल रहा, कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं उठा रहा, तो इस एक्सेप्टेंस को व्हाट्सएप के थ्रू जो मिंटू ने एक्सेप्टेंस दी है उसे एक वैलिड एक्सेप्टेंस मान लिया जाएगा। मतलब कि प्रिस्क्राइब मोड के थ्रू होनी चाहिए एक्सेप्टेंस, लेकिन आप अगर प्रिस्क्राइब मोड के थ्रू नहीं कर रहे, किसी और मोड के थ्रू
एक्सेप्ट कर रहे हो ऑफर, लेकिन जो ऑफरर है उसके बदले में कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं उठा रहा, तब भी उसे एक वैलिड एक्सेप्टेंस मान लिया जाएगा। लेकिन अगर आपने किसी और मोड के थ्रू किया है और ऑफरर ने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाई कि इस मोड के थ्रू मैं एक्सेप्टेंस नहीं मानूंगा, उसी मोड के थ्रू एक्सेप्ट करो जो मैंने ऑफर में बोला है, तब ये एक वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। तो एक्सेप्टेंस उसी मोड में होनी चाहिए जो कि ऑफर में बताई गई है। नेक्स्ट पॉइंट है टाइम। ऑफर जो है वो स्पेसिफिकली उसी जितना ऑफर में टाइम स्पेसिफाई किया है कि इतने टाइम तक ये ऑफर वैलिड है, इस टाइम तक आप इस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकते हो, उस टाइम से पहले ही एक्सेप्ट करना होगा। अगर आप उस टाइम के बाद, मान लो कि ऑफर में लिखा था कि आप 2 महीनों तक इस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकते हो, अगर ऑफरी जो है 2 महीनों के बाद ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा है तो उसे एक वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। जितना भी टाइम स्पेसिफाई किया गया है ऑफर में, उस टाइम के बीच में ही आपको एक्सेप्ट करना होगा ऑफर। अगर कोई भी टाइम स्पेसिफाई नहीं किया गया तो जो भी फैक्ट्स हैं, जो भी सर्कमस्टांसेस हैं, उनके अकॉर्डिंग जो रीजनेबल टाइम होगा उस टाइम में आपको ऑफर एक्सेप्ट करना होगा, या फिर ऑफर के रद्द होने से पहले उस ऑफर को एक्सेप्ट करना होगा। यानी कि अगर ऑफर वापस ले लेता है तब उसके बाद अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हो तब वो एक वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होगी। वैलिड एक्सेप्टेंस तभी होगी जब एक ऑफर जो है वो कंटिन्यू चल रहा है, ऑफरर ने उस ऑफर को वापस नहीं लिया, तभी वो एक वैलिड ऑफर होगा। अब देखो, रीजनेबल टाइम जो है वो लॉ में कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है कि रीजनेबल टाइम कितना होगा, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, कितना टाइम रीजनेबल है। ये जो रीजनेबल टाइम है वो डिपेंड करेगा, वेरी करेगा अकॉर्डिंग टू दी थिंग्स, अकॉर्डिंग टू दी सर्कमस्टांसेस, अकॉर्डिंग टू दी फैक्ट्स। अगर आप मान लो कि कोई कॉन्ट्रैक्ट इस तरह का कर रहे हो जिसमें नॉन ड्यूरेबल गुड्स हैं या फिर पेरिशेबल गुड्स हैं, तो वहाँ पर जो रीजनेबल टाइम होगा वो 1 से 2 दिन का होगा। अगर आप ड्यूरेबल गुड्स का कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, ऑफर दिया था आपने ड्यूरेबल गुड्स का, तो वहाँ पे 1 से 2 दिन से ज़्यादा भी रीजनेबल टाइम हो सकता है। तो रीजनेबल टाइम जो है वो डिपेंड करेगा कि किस चीज़ का, किस तरह का आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, और जो एक्सेप्टेंस है वो जितना टाइम स्पेसिफाई किया गया है उस टाइम से पहले ही आपको एक्सेप्ट करना होगा। अगर कोई भी टाइम एक्सेप्ट नहीं स्पेसिफाई किया गया तो रीजनेबल टाइम, या फिर ऑफर को वापस लेने से पहले आपको एक्सेप्ट करना होगा। अगर ऑफरर वापस ले लेता है ऑफर, उसके बाद आप एक्सेप्ट कर रहे हो, तब भी वो एक वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है मेयर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। अगर जो ऑफरी है वो कुछ भी जवाब नहीं दे रहा, हाँ या ना, कोई भी जवाब नहीं दे रहा अपने पार्ट पे, जब उसे ऑफर दिया जा रहा है उसके बाद में ऑफरी कोई भी जवाब नहीं दे रहा हाँ या ना, तब उसकी ये जो साइलेंस है उसे हम उसकी एक्सेप्टेंस नहीं मान सकते। एक्सेप्टेंस तभी मानी जाएगी जब वो कम्युनिकेट की जाएगी ऑफरर को। अगर ऑफरी कोई भी बात नहीं बोल रहा कि मुझे ये ऑफर एक्सेप्ट करना है या फिर नहीं भी करना, कुछ भी नहीं बोल रहा, तो उसकी साइलेंस को, उसकी चुप्पी को हम एक्सेप्टेंस नहीं मान सकते। अब इससे मिलता जुलता पॉइंट हमने ऑफर में भी एक डिस्कस किया था कि एक वैलिड ऑफर वही होता है जिसमें कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं होगी जिसको अगर ऑफरी पूरा नहीं करता तो उसे आप उसकी एक्सेप्टेंस मान लोगे। यानी कि आप ऐसा नहीं लिख सकते ऑफर में कि अगर तूने हमें हाँ या ना कोई भी जवाब नहीं दिया तो इसे हम तेरी हाँ ही समझेंगे। तो ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं होना चाहिए। कोई भी अगर ऑफरी कोई भी जवाब नहीं दे रहा, उसकी चुप्पी को आप उसकी हाँ नहीं समझ सकते। तो वैलिड जो एक्सेप्टेंस है उसमें ये पॉइंट नहीं होना चाहिए कि आपने ऑफरी की चुप्पी को उसकी हाँ समझी, उसकी एक्सेप्टेंस समझ आई बात कि ऑफरी की चुप्पी उसकी हाँ नहीं हो सकती। अब लास्ट पॉइंट है हमारे पास इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस या फिर एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट। जो सिग्निफिकेंस है, सिग्निफाई कर रहा है अपना असेंट ऑफरी ऑफरर को, वो एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। एक्सप्रेस तो बोल के लिख के आप किसी भी तरह से कर सकते हो।
अब इम्प्लाइड का क्या मतलब है कि जो ऑफरी है उसके एक्शंस, उसके कंडक्ट से भी एक ऑफर एक्सेप्ट किया जा सकता है। जैसे कि हमने इम्प्लाइड ऑफर में एक एग्जांपल डिस्कस की थी कि अगर आपको बस में चंडीगढ़ जाना है और आप चंडीगढ़ जाने वाली बस में जाकर बैठ जाते हो तो वो आपकी तरफ से होगा एक इम्प्लाइड ऑफर। अगर बस वाला बिना कुछ बोले, बिना आपको नीचे उतारे बस चला देता है और आपको चंडीगढ़ तक पहुंचा देता है तो वो होगी उसकी इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। वहाँ पर आपको उसने कुछ भी नहीं कहा तो उसे हम कहेंगे उसकी इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। तो ये कुछ रूल्स हैं एक वैलिड एक्सेप्टेंस के लिए। अगर ये पॉइंट्स एक एक्सेप्टेंस में प्रेजेंट होंगे तभी एक एक्सेप्टेंस जो है वो वैलिड एक्सेप्टेंस मानी जाएगी और दोनों पार्टीज को बाउंड करेगी और दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होगा। अगर बाकी सारे एसेंशियल एलिमेंट्स भी प्रेजेंट होंगे कॉन्ट्रैक्ट के तो वो एग्रीमेंट बन जाएगा एक कॉन्ट्रैक्ट। तो क्या क्या रूल्स हैं एक वैलिड एक्सेप्टेंस के? सबसे पहले तो ये रूल है कि एक्सेप्टेंस जो है वही पर्सन दे सकता है जिसे ऑफर दिया गया हो। एक्सेप्टेंस जो है उसमें कोई भी कंडीशन नहीं हो सकती। एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट होनी चाहिए बिना किसी भी शर्त के। थर्ड पॉइंट क्या है कि जो एक्सेप्टेंस है वो ऑफरर को कम्युनिकेट की जानी चाहिए, प्रिस्क्राइब्ड मोड में होनी चाहिए, विद इन दी टाइम पीरियड होनी चाहिए। साइलेंस को आप एक्सेप्टेंस नहीं मान सकते और जो एक्सेप्टेंस है वो इम्प्लाइड भी हो सकती है। तो होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको इन पॉइंट्स में या फिर एक्सेप्टेंस में कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप अपनी क्वेरी कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में मेंशन किसी भी अकाउंट के थ्रू आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर।